सुशांत सिंह राजपूत केस में खुलकर बोलने वाली कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ा और अब मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस को जांच के आदेश की कॉपी मिल गई है और अब मुंबई पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच करने के आदेश दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर कंगना के ड्रग्स लेने की जांच मुंबई पुलिस से कराने की बात कही थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए नौसेना को मैदान में उतार दिया गया। इस आग की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इसे बुझाने की अब तक की सभी कोशिशें नाकाम रही, जिसके बाद आग से निपटने के लिए नौसेना ने मोर्चा संभाल लिया। लगातार बेकाबू हो रही आग को बुझाने में नौसेना को फायर ब्रिगेड की मदद के लिए शामिल किया गया, जो हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करती नजर आई। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वहां तैनात फायर ब्रिगेड की कई टीमें भी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आई, लेकिन बेहद तेजी से फैली इस आग ने वहाँ जमकर तबाही मचाई। आग की वजह से जंगल का एक बड़ा हिस्सा भीषण लपटों और धुएं में लिपटा नजर आया। जंगलों के साथ ही उसके आसपास के कई रिहायशी इलाके भी राख के ढेर में बदल गए। वहाँ से रेस्क्यू किए गए लोगों ने इसे बेहद डराने वाला अनुभव बताया। Last night, a couple cars came up with their blue lights and their weird sirens, and they just said everybody out. लगातार फैल रही आग की वजह से वहां की सरकार ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया और जरूरत पड़ने पर लोगों से अपने घरों को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। चीन के गुआंगडोंग प्रांत से एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कई लोग एक सिलेंडर धमाके की चपेट में आ गए। इस हादसे से पहले वहां के एक होटल में आग लगी हुई थी और सड़क पर खड़े कई लोग उस आग को देख रहे थे। तभी होटल की पहली मंजिल पर इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसके पास खड़े किसी भी आदमी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया जो लोग हादसे वाली जगह के बहुत करीब खड़े थे, उनमें कुछ लोग धमाके की चपेट में आने से घायल हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई। आग बुझाने के बाद भी काफी देर तक होटल के कमरों से काला धुआं उठता दिखाई दिया। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 लोगों को चीन आज भारतीय अधिकारियों को सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक लापता हुए 5 लोगों को चीन की सेना आज भारत को सौंप सकती है। चीनी सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 युवक उनके पास हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने पिछले दिनों दावा किया था कि चीनी सेना ने अरुणाचल के अपर सुम्बासिरी जिले से 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीनी अधिकारियों को हॉटलाइन पर संदेश भेजा था। लद्दाख में एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाली भारतीय फौज को आने वाले महीनों में बड़ी लड़ाई कुदरत से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनमें कई इलाके ऐसे हैं जहां दिसंबर और जनवरी में तापमान -30 और -40 डिग्री तक भी चला जाता है। इसलिए फौज ने बहादुर जवानों की अगली जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेह में सेना की तैयारियां देखने पहुंची न्यूज 18 की टीम उन आधुनिक टेंटों में पहुंची जो खास तौर पर ठंड से लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे टेंट हैं जो खून जमा देने वाली ठंड में भी गर्मी का एहसास करा सकते हैं। एक टेंट में 8 से 10 जवानों के ठहरने का इंतजाम हो सकता है। टेंटों में खास तरह की चिमनी और स्टोव है जो न केवल हवा का बहाव बनाए रखेंगे बल्कि तापमान को भी काबू में रखेंगे। इसके अलावा बर्फीले प्रहार से जवानों को बचाने के लिए खास तरह की जैकेट, स्पेशल बूट और बाकी गर्म कपड़े भी बनाए गए हैं। सेना की गाड़ियों से अब ये सामान एलएसी के करीब पहुंचाया जा रहा है। भारत की फौज कड़ाके की ठंड में भी सीमा के पास की चौकियों पर निगरानी में कोई चूक नहीं बरतना चाहती। चीन को बैकफुट पर ढकेल चुके भारतीय फौजी अब कुदरत से भी लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे एनसीबी के रडार पर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े चेहरे हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स तस्करों से पूछताछ में एनसीबी को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 23 से 25 लोगों के नाम मिले जो इसके लेन देन या सेवन में शामिल हैं। रिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले इन नामों में फिल्म इंडस्ट्री के 4-5 बड़े चेहरे भी शामिल हैं। जांच एजेंसियों ने ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े इन नामों को 3 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी में फिल्म इंडस्ट्री के 4 से 5 बड़े नामों को रखा गया। दूसरी कैटेगरी में करीब 7 से 8 बड़े चेहरे शामिल हैं, जबकि तीसरी कैटेगरी में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के करीब 10 चेहरे हैं। खबर है कि अब एनसीबी इन लोगों को समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत चीन विदेश मंत्री की मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से साफ कर दिया है कि जब तक पूरे तौर पर पहले की स्थिति नहीं बनती तब तक भारत की तरफ से शांति की उम्मीद करना संभव नहीं है। भारत की तरफ से साफ किया गया है कि भारत एलएसी के तमाम जगहों पर
ताजा स्थिति की समीक्षा भी करेगा, क्योंकि पहले भी कई बार चीन अपने वादों से पीछे हट चुका है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि एलएसी पर चीन की तरफ से सैनिकों का जमावड़ा 1993 और 1996 के समझौते और प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, जबकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विदेश मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि एलएसी पर तनाव का दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ेगा। बिहार में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में नीतीश कुमार पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के इंटरनल सर्वे में पता चला कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। सर्वे की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार में मौजूदा कार्यकाल से लोग खुश नहीं हैं, और इतना ही नहीं, सर्वे में नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद से हमदर्दी रखने की भी बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के 90 लोगों की टीम ने 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच दरअसल ये सर्वे किया। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर हुई शानदार जेंडर रिवील पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। जेंडर रिवील पार्टी में जन्म से पहले ही माता पिता और रिश्तेदारों को यह बता दिया जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। और इस जश्न को यादगार बनाने के लिए दुबई के एक यूट्यूबर जोड़े ने बुर्ज खलीफा को चुना। इसके लिए रात के अंधेरे में बुर्ज खलीफा पर शानदार लाइट शो होता नजर आया। माता पिता बनने वाला वो जोड़ा और रिश्तेदार बिल्डिंग की तरफ टकटकी लगाए दिखे, और जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ सबकी धड़कनें बढ़ने लगी। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, पूरी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग नीले रंग में रंग गई और पता चला कि होने वाला बच्चा एक लड़का है। फिर तो सब खुशी से झूम उठे, कुछ की आंखें तो खुशी के आंसुओं से भर गईं। जेंडर रिवील पार्टी के लिए अल्ट्रासाउंड के वक्त माता पिता डॉक्टर से बच्चे का लिंग सीधे जानने के बजाय उसे एक पर्ची पर लिखने को कह देते हैं, और फिर उनका कोई रिश्तेदार या तीसरा शख्स उस पर्ची के आधार पर उनके लिए सरप्राइज पार्टी का आयोजन करता है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 23 किलो हाई क्वालिटी हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि 8 सितंबर को कुछ ड्रग तस्करों के दिल्ली आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही स्पेशल सेल ट्रैप लगाकर आरोपियों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरोपी दिल्ली पहुंचे तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें छिपाकर रखी गई 20 किलो हेरोइन भी बरामद कर ली है, जो म्यांमार से मणिपुर के रास्ते होते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती थी। तेलंगाना के निजामाबाद में जमीन विवाद में एक आरटीआई कार्यकर्ता की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। मारपीट की घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई लोग उस पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसाते दिखे। घटना तब हुई जब आरटीआई कार्यकर्ता बाइक से पानी की एक बड़ी बोतल लेकर अपने घर पहुंचा। तभी अलग अलग बाइक से आए 3 लोगों ने उसे घर के बाहर घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में तीनों लोग उसके चेहरे पर दनादन घूंसे बरसाते दिखे। इस बीच वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग महिला उसे बचाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन इसके बाद भी मारपीट कर रहे लोगों के हाथ नहीं रुके। तभी उनका एक दूसरा साथी भी वहाँ पहुँच गया और उसने भी पिट रहे आदमी पर अपना गुस्सा निकाला। इतना ही नहीं, एक आदमी तो उसे मारने के लिए वहाँ बांस लेकर पहुँच गया। हालांकि उसके साथी ने उसे रोक दिया, जिसके बाद उसने मार खा रहे आदमी पर लात और घूंसों की बरसात कर दी। हंगामा सुनकर वहाँ कुछ लोग जमा हो गए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। राजस्थान के कोटा में एक 8वीं पास व्यक्ति ने लॉकडाउन के दौरान एक इलेक्ट्रिक बाइक बना दी। बैटरी से चलने वाली इस बाइक को 4 घंटे तक चार्ज करना होता है, जिसके बाद ये 60 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। देखने में बेहद हल्की लगने वाली ये बाइक असल में काफी मजबूत है और ये आम बाइकों की तरह आवाज भी नहीं करती। पुराने पुर्जों और चीजों से बनी इस बाइक में लैपटॉप की बैटरियों का इस्तेमाल किया गया और इस बाइक की कुल लागत सिर्फ 12,000 रुपए बताई गई। 4 से 5 दिन में तैयार हो गई और इसकी लागत तकरीबन 10-12 हजार रुपए आई है। सबसे खास बात ये कि बैटरी से चलने की वजह से ये बाइक पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अच्छी है। बिहार के नवादा में हिंसक भीड़ ने एक बुजुर्ग को महिला को बच्चा चोरी के शक में पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद पुलिस भी निशाने पर आ गई, क्योंकि आरोप है कि घटना की खबर मिलने के बावजूद भीड़ को रोकने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। सामने आए एक वीडियो में हिंसक भीड़ में शामिल लोग बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटते रहे। आरोप है कि बुजुर्ग के सिर पर ईंट से भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, हिंसक भीड़ ने अधमरी हालत में उसका इलाके में जुलूस भी निकाला। इस घटना के बाद जब पुलिस पर सवाल उठे तो उन्होंने मामले से कन्नी काट ली। हालांकि मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया।
दिल्ली के मधुबन चौक पर यात्रियों से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। बताया गया कि बस का इंजन गर्म हो जाने के बाद अचानक उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस की खिड़कियों से भीषण लपटें और धुआं निकलने लगा। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन तब तक बस काफी हद तक जल चुकी थी। हादसे के वक्त बस में करीब 15 लोग सवार थे, लेकिन सभी लोगों को वक्त पर बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच हादसे वाली जगह पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिन्हें बस से दूर ही रोक दिया गया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद दमकल के लोगों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस हादसे में बस जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। कोरोना के खतरे के बीच अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग शुरू हो गई, वो भी स्टेडियम में दर्शकों के साथ। इससे पहले मेजर लीग बेसबॉल और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के मैच बिना दर्शकों के ही हुए थे, लेकिन नेशनल फुटबॉल लीग के पहले मैच में दर्शकों को आने की इजाजत दे दी गई। हालांकि जिस स्टेडियम में 75,000 से भी ज्यादा फुटबॉल फैन बैठ सकते थे, वहां कोरोना की वजह से महज 16,000 की ही एंट्री मिली, यानी अपनी क्षमता के 1/4 से भी कम। जो स्टेडियम पूरी तरह भरा रहता था, वो लगभग खाली ही नजर आया। हालांकि उतने दर्शक भी जोश से भरे नजर आए। कोरोना की वजह से लागू पाबंदी में स्टेडियम में चीयरलीडर भी नहीं दिखे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश से बर्बाद हुई फसल के सर्वे के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया। बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों ने फसलों को भारी नुकसान वहां हुआ। राज्य सरकार की ओर से उन सभी जिलों में नुकसान के सर्वे का आदेश दिया गया है, लेकिन सुरेंद्रनगर में सर्वे शुरू होने की वजह से किसान नाराज दिखे। इन किसानों ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ढोल और थाली बजाते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए। किसानों के इस प्रदर्शन में स्थानीय कांग्रेस विधायक का भी साथ मिला और वो सभी लोग पाटड़ी सेवा सदन पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले उन्होंने बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। गुजरात में जिन किसानों की फसल को 33% से अधिक नुकसान हुआ है, राज्य सरकार उन किसानों की मदद करेगी, जिसके लिए हर जिले में सर्वे के आदेश दिए जा चुके हैं। बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी के पूर्व विधायक को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन इलाके में जनसंपर्क के लिए पहुंचे और जैसे ही रफीगंज के एक इलाके में अपनी गाड़ी से उतरे, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर बाहरी होने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। कुछ लोगों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोग शांत होने की बजाय काले झंडे लहराते दिखे। थोड़ी देर तक विरोध प्रदर्शन इसी तरह चलता रहा, जिसके बाद पूर्व विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। मुंबई में नौसेना के एक पूर्व अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में शिवसेना का शाखा प्रमुख और कार्यकर्ता भी शामिल है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कार्टून पोस्ट करने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ये मारपीट की। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग नौसेना के पूर्व अधिकारी पर थप्पड़ बरसाते हुए दिखाई दिए। पीड़ित को घर के बाहर ले जाकर भी उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। वहीं इस घटना के बाद कंगना रनौत ने एक बार फिर उद्धव सरकार पर हमला बोला। मालूम नहीं था कि कौन बुला रहे हैं, लेकिन नंबर से मैं नंबर दे दिया हूं मैं, और वो बुला रहे थे कि हमको बात करने का है, वो कुछ वायरल मैसेज के लिए। तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। धमकियाँ दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मैं डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। ये कौन थे? शिवसेना के थे। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। पूर्व नेवी अफसर की पिटाई के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को मुंबई के समता नगर पुलिस थाने में रखा गया है। और आपको बता दें, पूर्व नेवी अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। गिरफ्तार सभी
6 आरोपियों को मुंबई के समता नगर पुलिस थाने में रखा गया है। इनके साथ कल मारपीट हुई थी, जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक पूर्व नेवी ऑफिसर को पीटने के मामले में मुंबई पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी शिवसेना के 6 जो हैं वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और समता नगर के पुलिस स्टेशन में, जो कांदिवली ईस्ट में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे उनको रखा गया है और यहाँ से थोड़ी देर बाद मुंबई पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। कल रात को इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा, क्योंकि कल शाम को जब पूर्व नेवी ऑफिसर यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचा था, तो उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को पूरी रात भर में गिरफ्तार किया है। हालांकि 3 लोग इस पूरे मामले में फरार हैं, लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लेकिन जो एफआईआर के मुताबिक है, खासतौर पर कि जो पूर्व नेवी ऑफिसर है उसको एक ग्रुप में जो है उद्धव ठाकरे का विवादित जो है कार्टून आता है, जिसे सिर्फ वो अपनी सोसाइटी के ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता है, जिसके चलते शिवसेना के तमाम जो लोग हैं उसकी सोसाइटी में घुसते हैं और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं, जिससे उसको काफ़ी चोटें आती है। खासतौर पर उसे आंख में चोट आई है और इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में अब शिवसेना फिर से घिरती नजर आ रही है, क्योंकि कंगना रनावत के विवाद से शिवसेना अभी निकली भी नहीं थी कि एक और विवाद, जिस तरह से गुंडागर्दी का पूरा मामला सामने आया है, उस पूरे मामले में फिलहाल मुंबई पुलिस जांच तो कर रही है और इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है, जो बताया जा रहा है, जो कमलेश कदम जो नाम बताया जा रहा है, वो मुख्य आरोपी है, शाखा प्रमुख है शिवसेना का, और उसके साथ साथ जो 5 अन्य लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नेवी अफसर पिटाई पर यह कार्रवाई की गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, जिन्हें बुरी तरह घर से बाहर बुलाकर पीटा गया और इस मारपीट में इनकी एक आंख पर चोट आई है। और इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस पूरी घटना के बाद कंगना रनौत ने शिवसेना पर अटैक किया और इसको गुंडा राज बताते हुए इस नेवी अधिकारी के लिए इंसाफ की मांग की। दिल्ली के नजदीक यूपी के ग्रेटर नोएडा में महापंचायत के दौरान लोगों ने पुलिस के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। 4 दिन पहले गांव के आदमी की चाकू मारकर हत्या की गई। उसके विरोध में वहां महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें आसपास के कई गांव के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से वहां भीड़ लग गई। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई मेला लगा हो। भीड़ की वजह से वहां पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। कोरोना से बचने के लिए कुछ लोग मास्क लगाए दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत तक नहीं समझी। सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोगों ने ताक पर रख दिया। भीड़ की वजह से लोग वहाँ एक दूसरे से चिपके नजर आए। इस बीच वहाँ पुलिस भी पहुँच गई, लेकिन उन्होंने एक जगह जमा हुए लोगों को हटाने की कोशिश भी नहीं की। बाद में महापंचायत में शामिल लोगों ने पुलिस से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से महापंचायत खत्म करने की अपील की और जो नहीं माने उन्हें पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से वहां भगदड़ मच गई। नेपाल के काठमांडू में कोरोना संकट पर सरकार के इंतजामों से नाराज युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सरकार से कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता रणनीति बनाने की मांग की और इसके लिए सड़क पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि गुस्साए लोग पुलिस के सामने भी जमकर नारेबाजी करते रहे। अपनी नाराजगी जताने के लिए कुछ लोग सड़क पर लेटे भी दिखाई दिए। इन लोगों ने अपने हाथों में कई पोस्टर पकड़ कर रखे थे, जिनके जरिए सरकार से कोरोना से निपटने में अपनी भूमिका की जवाबदेही तय करने और जनता को हर एक चीज की जानकारी मुहैया कराने की मांग की गई। नेपाल में नौजवान काफी वक्त से कोरोना संकट के मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिनमें शामिल एक नौजवान ने भूख हड़ताल भी की, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को हालात संभालने का पूरा भरोसा दिया, लेकिन युवाओं का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग ढोल बजाकर और मोमबत्ती जलाकर भी अपना विरोध जताते दिखे। कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कुछ नेताओं का पार्टी ने कद घटा दिया है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद की महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है, जबकि आनंद शर्मा और मनीष तिवारी को कोई अहम भूमिका फिलहाल नहीं मिली है। तो वहीं ज्यादा उम्र की वजह से मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी महासचिव पद से हटा दिया गया है। वहीं पार्टी में रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ा है। सुरजेवाला को कर्नाटक के प्रभारी महासचिव के अलावा कांग्रेस कार्य समिति में भी जगह मिली है और इसके साथ ही उनका कांग्रेस अध्यक्ष को मदद करने वाली कमेटी में भी नाम है। वहीं सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है।
सिंगापुर में एप्पल ने अपना एक ऐसा स्टोर खोला जो पानी के ऊपर बना है। इस वजह से इसे पानी में तैरता हुआ स्टोर कहा जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरे उस एप्पल स्टोर को देखकर वाकई ऐसा लगा जैसे वो पानी के ऊपर तैर रहा हो। स्टोर खुलने के पहले दिन ही लोग उसके शानदार आर्किटेक्चर के दीवाने नजर आए और रात के अंधेरे में तो स्टोर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। वो किसी जलते बल्ब की तरह लगा। इमारत के गुंबद में एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो पूरी तरह कांच से बना है और इसी वजह से उससे बाहर सिंगापुर का खूबसूरत नजारा साफ साफ दिखा। 3 मंजिला इमारत में लिफ्ट और एस्केलेटर भी है। स्टोर के बेसमेंट में एक बोर्ड रूम बनाया गया जो कि पानी के अंदर एप्पल का पहला बोर्ड रूम है। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय टैंक T-90 की ताकत और बढ़ाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक भारत के सबसे ताकतवर टैंक T-90 में ऐसी तकनीक अपनाई जाएगी जिससे वो LAC पर बिछे माइंस को उखाड़ फेंके। यानी LAC पर अगर दुश्मन माइंस बिछाने की चाल चले तो वो पूरी तरह से विफल हो जाए। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु के BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए में एक करार किया, जिसके मुताबिक BEML ऐसे 1512 उपकरण तैयार करेगा जिनका इस्तेमाल T-90 टैंकों में किया जाएगा। बताया गया कि नई तकनीकी से लैस T-90 टैंकों को भारत पाक सीमा पर भी तैनात किया जाएगा। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में पुलिस ने एक बार पर छापा मारते हुए 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। आरोप है कि बार में सरकारी आदेशों और कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के खिलाफ हुक्का परोसा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और बार में मौजूद 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। सामने आए एक वीडियो में बार के अंदर लोग हुक्के का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट और बार में हुक्का परोसने पर रोक लगाई है और सरकार ने भी इस पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन आरोप है कि ना तो कोर्ट के आदेशों का बार में पालन हो रहा था और ना ही कोरोना से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम वहां थे। 40-50 की संख्या से ऊपर लोग उस एक रेस्टोरेंट में एकत्रित थे और वहाँ अवैध रूप से जो हुक्का है उसको भी सर्व किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने बार मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था ICMR ने देश भर में जो सेरो सर्वे कराया उसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। ICMR के सेरो सर्वे के मुताबिक इस साल मई के शुरुआत तक देश में करीब 64 लाख लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। ये सेरो सर्वे 11 मई से 4 जून के बीच हुआ और इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के सैंपल लिए गए। देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में ICMR ने ये सर्वे किया, जिनमें ज्यादातर गांवों के इलाके शामिल थे। ये सेरो सर्वे उस वक्त किया गया जब देश में लॉकडाउन था। सेरो सर्वे में किसी भी शख्स के खून का सैंपल लेकर उसके शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी देखी जाती है। अगर किसी के शरीर में एंटीबॉडी पाई गई तो इसका मतलब ये कि वो कोरोना की चपेट में आ चुका है। पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स तस्करों की नाव का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अमेरिकी कोस्ट गार्ड की टीम ड्रग्स तस्करों का पीछा करती नजर आई। समंदर में ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ का ये वीडियो 3 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसे अमेरिका के कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक नाव पर कुछ लोग बैठे दिखे। गश्त पर निकली कोस्ट गार्ड की टीम की नाव पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 2 टीमें ड्रग्स तस्करों के पीछे लग गई। एक जवान छलांग लगाकर आरोपियों की नाव पर कूदता हुआ भी दिखाई दिया। 3 सितंबर को हुई इस घटना में काफी कोशिश के बाद सभी ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के नवादा में हिंसक भीड़ ने एक बुजुर्ग महिला को बच्चा चोरी करने के शक में पीट कर मार दिया। इस घटना के बाद पुलिस भी निशाने पर आ गई, क्योंकि आरोप है कि घटना की खबर मिलने के बावजूद भीड़ को रोकने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। सामने आए एक वीडियो में हिंसक भीड़ में शामिल लोग बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटते रहे। आरोप है कि बुजुर्ग के सिर पर ईंट से भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, हिंसक भीड़ ने अधमरी हालत में उसका इलाके में जुलूस भी निकाला। इस घटना के बाद जब पुलिस पर सवाल उठे तो उन्होंने मामले से कन्नी काट ली। हालांकि मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से प्रशासन ने करीब 2 बीघा सरकारी जमीन छुड़ा ली। कुछ साल पहले लीज पर जमीन को खेती के लिए किसान को दिया गया था, जिसे गलत तरीके से अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान ने हथिया लिया था और उस पर अवैध निर्माण भी करा लिए थे, जिन्हें प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया।
बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जमीन को लीज पर किसान को दिया गया था, लेकिन गलत तरीके से इसे बाहुबली अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान ने इसको हथिया लिया था। सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटाने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीन वहां बने एक मकान को तोड़ती दिखी। जमीन के दूसरे हिस्से पर बने एक दूसरे अवैध निर्माण को भी मशीन की मदद से गिरा दिया गया। अवैध निर्माण गिराने की वजह से वहां धूल का गुब्बार छा गया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी वहाँ मौजूद दिखे। नोटिस जारी हुई थी, नोटिस जारी होने के बाद चस्पा हुई थी। इसके बाद प्रॉपर कार्रवाई के बाद ये आप जैसा देख रहे हैं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है और सरकार अपने कब्जे में जमीन को ले रही है। इस दौरान आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात नजर आए, ताकि सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटाने के दौरान वहां किसी तरह का कोई बवाल न हो। अभिनेत्री कंगना रनौत पर कार्रवाई के विरोध में चंडीगढ़ में बीजेपी के युवा मोर्चा BGYM ने उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंगना के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने और उनके दफ्तर पर BMC की कार्रवाई के बाद से ही देश के कई राज्यों में महाराष्ट्र सरकार लोगों के निशाने पर है। और इस बीच चंडीगढ़ में BGYM के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार की शव यात्रा निकाली। सांकेतिक रूप से निकाली गई शव यात्रा में कार्यकर्ताओं ने पुतले के चेहरे पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगा रखी थी। इसके अलावा कई पोस्टरों के जरिए भी महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों की ये शव यात्रा कई इलाकों से होकर गुजरी। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग पर जमकर नारे भी लगाए। उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद वो जमीन पर बैठ गए और काफी देर तक वहीं प्रदर्शन करते रहे। शव यात्रा के अलावा कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर EVM मशीनों में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर EVM मशीनों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को निशाने पर लिया। दिग्विजय सिंह ने लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हैदराबाद में डॉक्टरों ने कोरोना मरीज के फेफड़ों के सफल ट्रांसप्लांट की जानकारी दी। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी कोरोना मरीज के फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की सर्जरी कामयाब हुई। ओडिशा में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 300 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई भारी बारिश की वजह से सैकड़ों एकड़ में फैली सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों ने राज्य की शिवराज सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। लद्दाख में LAC पर चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है। 7 सितंबर को LAC पर घुसपैठ के दौरान चीनी सैनिकों ने फायरिंग भी की थी, जिसके बाद भारत की सेना ज्यादा चौकन्नी हो गई और उसके साथ ही वायुसेना ने भी LAC पर मोर्चा संभालने की पूरी तैयारी कर ली। 7 सितंबर को गोलीबारी की घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में हवाई गश्त बढ़ा दी। बताया गया कि आमतौर पर लेह एयरबेस से जितने लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में वहां भारत के लड़ाकू विमानों ने गश्त शुरू की। सुखोई लड़ाकू विमानों के अलावा और भी कई हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान में उड़ान भरते नजर आए, ताकि चीन की तरफ से कोई परिंदा भी पर न मार सके। लगातार 2 दिन से जो है लेह के आसमान में जो फाइटर एक्टिविटीज है वो बढ़ गई है। LAC पर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से चल रहा सीमा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा और उसकी आड़ में चीनी सेना कई बार घुसपैठ की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन हर बार चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। चीन से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर युद्ध के हालात बने तो भारत ने चीन के उन ठिकानों की पूरी जानकारी जुटा ली जिन पर हमला करने से उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा चीन लगातार अपने अहम ठिकानों में बदलाव कर रहा है, जिन पर भारत की तरफ से रडार और सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया, जबकि LAC पर हालात बिगड़ने की सूरत में गरुड़ कमांडो को भी तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अमेरिका से जंग जैसे हालात के बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के एक फौजी कमांडर के मारे जाने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन ईरान के इस अभ्यास ने तो हालात बिगाड़ दिए। अमेरिका को जंग की खुली चुनौती दे रहे ईरान ने फारस की खाड़ी में एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया।
इस दौरान वहां जमीन से हवा और जमीन से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलें दागी गयी। दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की ताकत भी दिखाई गई। अभ्यास में कई लड़ाकू विमान भी शामिल हुए जो हवा में रॉकेट दागते नजर आए। इस अभ्यास में ईरान की वायुसेना के साथ उसकी नेवी और थल सेना ने भी हिस्सा लिया। अभ्यास का मकसद इस इलाके में अमेरिका की तरफ से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम करना बताया गया। लेकिन इसके जरिए ईरान ने तेल की सप्लाई के सबसे बड़े रास्ते यानी हार्मुज स्ट्रेट पर अपने दबदबे का प्रदर्शन किया। अभ्यास में जमीन के साथ पानी पर भी चल सकने वाले एम्फीबियस टैंक शामिल किए गए। इसके अलावा बड़ी तादाद में पनडुब्बियों ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। सामने आई वीडियो में कई ईरानी सैनिक पैराशूट के सहारे दुश्मन के इलाके में उतरने और हमला करने का अभ्यास करते दिखाई दिए। बताया गया कि इस अभ्यास का दायरा समंदर के करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। इससे पहले ईरान इसी इलाके में अमेरिका के एक विमान वाहक पोत को डुबाने का अभ्यास भी कर चुका है। इसके लिए उसने जहाज के एक नमूने का इस्तेमाल किया था। ऐसे में ईरान के इस अभ्यास को अमेरिका के लिए खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे दोनों के बीच जंग का खतरा और बढ़ गया है। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको की कुछ घूमने फिरने वाली जगहें फिर से खुलने लगी। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज तियोटिहुकान शहर भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद वहां की रौनक एक बार फिर लौट आई। लोग अपने बच्चों के साथ वहां के मशहूर मून पिरामिड का दीदार करने पहुंच गए। इस दौरान कई सैलानी पिरामिड के सामने तस्वीर भी खिंचाते दिखे। सिर्फ मैक्सिको में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी कई सैलानी वहां घूमने पहुंचे। Sí, pues mira, miré por internet un poco qué lugares están abiertos, los lugares más पर्यटकों के आने के बाद सड़क पर सामान बेचने वाले छोटे दुकानदारों ने भी वहां पहुंचना शुरू कर दिया। उन दुकानदारों ने बताया कि 5 महीने तक बिना रोजगार के रहना उनके लिए काफी कठिन था, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पूरी तरह वहां आने वाले सैलानियों पर निर्भर है। muy difíciles, la verdad. No tuvimos ningún apoyo del gobierno. हालांकि मैक्सिको में कोरोना का खतरा टला नहीं है। दुनिया भर में मैक्सिको संक्रमण के मामले में 7वें नंबर पर है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वहां की सरकार ने पर्यटन में छूट देनी शुरू की है। सरकार की एक अहम बैठक में चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए रणनीति बनाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हफ्ते में दूसरी बार इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीडीएस विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच अब तक हुई बातचीत पर चर्चा हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा पर जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में भी बात हुई, जिसके बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि वैश्विक मंच पर इस मुद्दे पर मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर पर जो बातचीत शुरू हुई उसे भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी के पूर्व विधायक को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन इलाके में जनसंपर्क के लिए पहुंचे और जैसे ही रफीगंज के एक इलाके में अपनी गाड़ी से उतरे, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर बाहरी होने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। कुछ लोगों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोग शांत होने की बजाय काले झंडे लहराते दिखे। थोड़ी देर तक विरोध प्रदर्शन इसी तरह चलता रहा, जिसके बाद पूर्व विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों के हमले से लोगों को आगाह करने के लिए वन विभाग ने एक हाईटेक तरीका ढूंढ निकाला। हाथियों का दल अक्सर ही वहां के गांवों में घुसकर उत्पात मचाता है, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। यही वजह रही कि अब वन विभाग ने करीब 10 गांवों में सायरन बजाने की व्यवस्था की। इलाके में हाथियों के घुसते ही लोगों को सतर्क करने के इरादे से इन सायरन को मोबाइल की मदद से बजा दिया जाता है। सामने आई एक तस्वीर में खतरे की आहट देने वाले सायरन के बजते ही लोग खुद को सुरक्षित करते दिखे। वहीं वन विभाग की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया। वन विभाग की इस व्यवस्था से वहां के लोग भी खुश दिखे। सायरन बजा देते हैं अपने जहां से ही रहते हैं, पता चल जाता है कि हाथी हमारे क्षेत्र में घुस चुका है, तो पब्लिक अपने आप में ही सुरक्षित हो जाते हैं। विभाग का दावा है कि इस पहल से हाथियों के हमले से लोगों को बचाने में काफी मदद मिलेगी। बिहार के खगड़िया से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गुस्साई भीड़ पुलिस पर हमला करती हुई नजर आई। पुलिस की टीम वहां 2 गुटों के बीच जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस का आना ऐसा हुआ कि लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की। गाड़ी में बैठे पुलिस वालों को इलाके के लोगों ने काफी देर तक बंधक बनाकर रखा। इतना ही नहीं, भीड़ ने आपा खोते हुए गाड़ी के चारों टायरों की हवा भी निकाल दी। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो लोगों ने गाड़ी को ही पलट दिया। इस घटना में बंधक बनाए गए पुलिस वाले काफी मुश्किल के बाद वहां से निकल सके।
लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी के लिए भारत ने जापान से अहम समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे और हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करके उसकी ताकत को कमजोर किया जाएगा। इतना ही नहीं, समझौते के तहत भारत जापान के एयरबेस का भी इस्तेमाल कर सकेगा और प्रशांत महासागर तक भी भारत की पहुंच हो जाएगी। एक दिन पहले पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत भी हुई, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को पूरे सहयोग का भरोसा दिया। जापान ऐसा छठा देश है जिसके साथ भारत ने इस तरह का समझौता किया है। खबर है कि भारत और जापान के समझौते के बीच चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में एक आदमी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और देखते ही देखते बोगोता के कई इलाके जलने लगे और वहां हिंसा भड़क उठी। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से राजधानी बोगोता दहल उठी। सामने आए एक वीडियो में उग्र भीड़ पुलिस पर हमला करती हुई दिखी। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ता देख पुलिस वालों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई गईं। सामने आए एक वीडियो में हिंसक भीड़ तोड़फोड़ करती हुई नजर आई, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके अलावा वहां कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद कोलंबिया में हालात काफी बिगड़ गए और इस हिंसक टकराव में 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, क्योंकि इस हिंसा में भीड़ ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाया। पुलिस हिरासत में जिस आदमी की मौत पर कोलंबिया सुलग उठा, उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले सड़क पर उसके साथ मारपीट करते दिखे। आरोप है कि उसके सिर में बंदूक से कई बार वार किए गए। बोगोता पुलिस ने इस घटना पर सफाई देते हुए बताया कि जिस आदमी की मौत हुई उसे कोरोना से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया था। बोगोता में भड़के दंगों के बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। केटी जलील पर केंद्र की इजाजत के बिना संयुक्त अरब अमीरात से विदेशी सहायता लेने का आरोप लग रहा है, जिस पर ईडी ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी पर तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय के बाहर जमकर हंगामा भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय में घुसने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में बीजेपी का एक कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस से उलझने की भी कोशिश की। बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई। जब इससे भी बात नहीं बनी, तब पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दावा है कि केरल सरकार में मंत्री केटी जलील को मई में यूएई से 5 लाख रुपए की मदद मिली थी, जिसकी ना तो केंद्र को जानकारी दी गई और ना ही इसके बारे में कुछ बताया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो केटी जलील के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। We will fight against this corrupt and smuggling government. बताया जा रहा है कि केटी जलील को रमजान के महीने में यूएई से कुरान की खेप भेजी गई थी, जिसे उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बंटवाया था। आज की ताजा खबर में आज के लिए बस इतना ही।